हाय फ्रेंड्स, व्हाट डिड आरबीआई डू इन 2022? आपको नहीं लगता एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि आरबीआई ने 2022 में ऐसा क्या किया एंड 2022 क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, 2022 ये वो समय है जब देश और दुनिया कोविड के मार से उभर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया के हर सेंट्रल बैंक के सामने एक अलग सा चैलेंज था। लेकिन आरबीआई थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। क्यों? क्योंकि बाकी जो डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन के सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास कहीं ना कहीं, मतलब अगर मैं टॉप 10 इकोनॉमी की बात करूं, तो सब जो बाकी लोग हैं उनके पास एक छोटा सा एक्सपीरियंस था बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने का। लेकिन आरबीआई के पास ये एक दूसरा या तीसरा अपॉर्चुनिटी एंड ये नए तरीके का था। मतलब इट वाज नॉट ओनली ए फाइनेंशियल क्राइसिस, इट वाज आल्सो एन इकोनॉमिक क्राइसिस, इट वाज आल्सो एन हेल्थ क्राइसिस। तो बहुत सारे चैलेंज थे। वो चैलेंज से आरबीआई ने कैसे देश को बचाया इन 2022 एंड कौन सा वो टॉप लैंडमार्क डिसीजंस हैं, वो सारे हम इस लेक्चर पे डिकोड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू IXMP। आई होप आप ये चैनल को सब्सक्राइब करोगे फॉर द कंटेंट दैट वी ब्रिंग। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉप 5 डिसीजंस ऑफ आरबीआई से। बट बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू, क्योंकि सिडबी का नोटिफिकेशन आ गया है एंड आप एलिजिबल भी हो। एग्ज़ाम सिर्फ फेज़ 1 में कंप्लीट होने वाला है। सिलेबस ऑलमोस्ट अलाइन टू आरबीआई ग्रेड भी है। सो इसके रिलेटेड इसके बाद भी कुछ डाउट आपको बच जाता है तो सुशील सर का जो वर्कशॉप है ये आज रात को 8 बजे होने वाला है। सो इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू दैट, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक करो सो दैट यू कैन आस्क सर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सिडबी ग्रेड एग्जाम, राइट। सबसे पहले हम डिसीजन देखें आरबीआई का रेपो ऑपरेशन। रेपो ऑपरेशन में उन्होंने क्या किया? तो अगर हम अप्रैल 2022 में वापस चले जाएं, अप्रैल 2022 एक वो समय था जहां पे आरबीआई ने लास्ट 11th, मतलब 11 बार मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, उससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। मतलब जो लॉकडाउन के समय से सिलसिला शुरू हुआ रेपो रेट को कम करने का एंड रेपो रेट को कांस्टेंट रखने का 4% पे, वो अप्रैल 2022 तक चला। ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहता था। When the repo rate is low, the cost of borrowing becomes less. So more money in the hands of bank means more money bank can lend to the people in low interest rate because cost of borrowing is less. लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा। दिस इज व्हाट आरबीआई प्लानिंग वाज। लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई को ये ज़रूर पता था कि ये आगे चल के इन्फ्लेशन का रूप तो लेने वाला ही है। सो आरबीआई ने अपना तैयारी जारी रखा। सो ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल 2022 वो समय आ गया जब इन्फ्लेशन बढ़ गया था एंड आरबीआई को एक्शन लेना था। तो तब भी उन्होंने 4% रखा इन्फ्लेशन को, लेकिन उसके बाद वो और रुक नहीं पाए बिकॉज कोविड का मार ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, ग्रोथ भी ऑलमोस्ट ट्रैक में आ चुका था एंड अब ज़रूरत थी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को हटाने की। सो आरबीआई ने क्या किया? मई 4 2022 के जो मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट है उसमें 40 बीपीएस पॉइंट से, मतलब 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया। तो 4 मई को जो रेपो रेट था वो 4.40% था। अब हम आगे बढ़ते हैं जून 8 2022, जहाँ पे आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया। तो रेपो रेट कितना हो गया? 4.90% हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं अगस्त 5 2022, तभी भी आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया एंड रेपो रेट हो गया 5.40%। फिर हम चलते हैं सितंबर 30 2022, तो 50 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने रेपो रेट को फिर बढ़ाया एंड रेपो रेट अब हो गया 5.90। एंड यहाँ पे आके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में आरबीआई को ये सजेस्ट किया गया कि आप रेपो रेट बढ़ाइए क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी टॉलरेंस बैंड से ऊपर में है, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट से नहीं बढ़ाइए, 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाइए। एंड आरबीआई इस बात को मान लिया एंड 35 बेसिस पॉइंट से दिसंबर में रेपो रेट को बढ़ा दिया, जो कि हम कुछ दिन पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट नाउ द रेपो रेट इज एट 6.25%।
इस प्रकार आरबीआई ने रेपो ऑपरेशन के थ्रू देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। एंड अगर आपको याद है, आज से ठीक 2 दिन पहले सीपीआई डेटा आया है जहां पे जो इन्फ्लेशन है नवंबर के मंथ का, वो आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अंदर में आ गया है। तो दिस शोज द लैंडमार्क आरबीआई डिसीजन ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। क्यों 2 ईयर बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा आरबीआई एकोमोडेटिव था जब आरबीआई ने रेपो रेट को कम करते गए इन दी कोविड एरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं कि फैब 2023 में क्या होने वाला है। तो देखो, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो टला नहीं है, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, 4% होना चाहिए, ये 5.5% से भी ज़्यादा है। तो इसको 4% तक लाने के लिए और भी एक बार रेपो रेट को थोड़ा सा हाई रखना होगा। सो प्रोबेबली फैब 23 में भी आरबीआई 25 से 35 बीपीएस पॉइंट तक का रेपो रेट बढ़ा सकता है। बट अगेन इट्स द टाइम दैट इज गोइंग टू डिसाइड, नॉट अस। हमको तो स्टूडेंट्स है, हमको नॉर्मल चीज़ों को समझना है जो इवेंट हो गया है। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम 2017 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था थ्रू एनपीसीआई। एनपीसीआई इसको मैनेज करता है। तो अगस्त 2022 का जो मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, वहां पे आरबीआई ने इस सर्विस को एनआरआई को एक्सटेंड कर दिया। एनआरआई को एक्सटेंड कर दिया मतलब अब तक इसको सिर्फ रेसिडेंट इंडियंस यूज कर पाते थे, लेकिन अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम को एनआरआईज भी यूज कर पाएंगे फॉर देयर बिल पेमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स इन इंडिया। वो बिल पे कर पाएंगे, वो फीस पे कर पाएंगे थ्रू बीपीबीएस। तो इससे आप सोच रहे होंगे क्या फ़ायदा होगा। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, जब एक एनआरआई पे करेगा तो वो इंडियन रुपीस में पे नहीं करेगा, वो अपने करेंसी में पे करेगा। एंड इंडिया में फॉरेक्स का क्या होगा? इनफ्लो। तो आरबीआई ने यहाँ पे दो अप्रोच लगाया, मतलब एक तीर दो निशाना बोलते हैं ना, वैसा। एक तो सर्विस को एक्सपैंड किया गया, मतलब एनआरआईज को अब हेल्प मिलेगा। पहले उनको बहुत प्रॉब्लम होता था, वो कन्वर्ट करो उसके बाद जाके पे करो, और भी पेमेंट इंडिया में किसी से करवाओ। सो देयर वेर मल्टीपल चैलेंजेस। अब वो चैलेंज खत्म हो गया। अब वो अपने पेस में बैठ के, अपने घर में बैठ के, जब उनको मन करेगा तब वो पे कर पाएंगे अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने खुद के घर इंडिया जो भी है उसके लिए बिल एंड ऑल, ये सारा चीज़ वो भारत बिल पेमेंट से कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या आएगा? फॉरेक्स आएगा। सो एक तीर दो निशाना। एक तो एनआरआई को भी खुशी मिला कि उनका जो कॉम्प्लिकेटेड काम था अब वो बहुत ईजी हो गया। दूसरा, आरबीआई के खजाने में फॉरेक्स आया। समझ में आया? लेकिन दिसंबर 2022 में आरबीआई ने बोला कि इसके स्कोप को और एक्सपैंड करना है। तो कैसा स्कोप? अब आपको याद होगा, अब क्योंकि रिकरिंग पेमेंट का जो सिस्टम है इंडिया में वो बंद हो गया है। बिकॉज मतलब यस चालू है, लेकिन जो पहले प्रोवाइडर्स थे वो आपके कार्ड डिटेल्स को सेव कर पाते थे, थ्रू दैट दे वेयर प्रोसेसिंग दी रिकरिंग पेमेंट। बट अब वो तो बंद हो गया है, वो आरबीआई ने जनवरी से बंद कर दिया है। सो अब आरबीआई इज थिंकिंग टू एक्सपैंड बीपीवीएस सर्विस इन मोर सेक्टर्स लाइक फीस, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन फीस, टैक्स पेमेंट, रेंट कलेक्शन एक्सेट्रा, क्योंकि ये सब रिकरिंग इन नेचर है। एजुकेशन फीस हम अपने स्कूल कॉलेज के फीस मंथली या क्वार्टरली पे करते हैं। प्रोफेशनल सर्विस, अगर हमने कोई प्रोफेशनल सर्विस खरीदा हुआ है या किसी से हम ले रहे हैं तो हम मंथली पे करते हैं, वो भी रिकरिंग पेमेंट है। टैक्स पेमेंट क्वार्टरली रिकरिंग पेमेंट है या मंथली, वो भी रिकरिंग पेमेंट है। रेंट रिकरिंग पेमेंट है। तो ये सारा जो स्कोप है बीपीवीएस का आने वाले समय में आरबीआई बढ़ाने वाला है। Even this decision was taken in November 2022, again a landmark one. आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स पे चलते हैं। तो आई होप ये आपको याद होगा कि जनवरी 13, 2021 में आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। किसके अंडर में? जयंत कुमार दास के अंडर में, जो आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने नवंबर 18, 2021 को एक रिपोर्ट सबमिट किया। उसके बाद और भी मतलब इंटरनल आरबीआई में वो डिस्कशन होता रहा। एंड फाइनली एक ये बन के आया, मतलब एक उनके रिपोर्ट में एक फाइंडिंग्स मिला कि टोटल इंडिया में कुछ 1100 ऐप्स हैं। ठीक है,
1100 ऐप में से 600 ऐप्स तो इलीगल ही है, मतलब 50% से ज़्यादा ऐप इलीगल है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके रिगार्डिंग, एंड ये आरबीआई को पता था कि कुछ तो काम इलीगल हो रहा है, जिस वजह से आरबीआई ने ये वर्किंग ग्रुप को बनाया था। तो बेस्ड ऑन दिस वर्किंग ग्रुप उसी कमिटी को एक्सटेंड किया गया, एंड अगस्त 10 2022 में आरबीआई लेके चला आता है क्या, उस कमेटी के रिकमेंडेशन को आरबीआई मान लिया है। एंड उस कमेटी ने क्या किया था, जयंत कुमार दास के कमेटी ने उन दो डिजिटल लैंडिंग ऐप से उनको 3 हिस्से में बांट दिया एंड एक की फैक्ट स्टेटमेंट जारी करने को कहा। मतलब अब जो डिजिटल लेंडिंग ऐप से जो लोगों को लोन देंगे उनको एक की फैक्ट स्टेटमेंट पहले ही अपने कस्टमर को देना पड़ेगा, एंड की फैक्ट स्टेटमेंट में हर रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम क्लियरली मेंशन्ड रहेगा एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ दैट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिसीजन विच इज टोकनाइजेशन। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में कहा आपसे कि अब तो कार्ड डिटेल्स कोई सेव नहीं कर सकता। क्यों सेव नहीं कर सकता, एक चीज समझो आप, कार्ड डिटेल्स तो वैसे भी हमारा सेव्ड है बैंक के सर्वर में, लेकिन अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या कहीं भी वेब पेज पे अगर हम सेव करते हैं, अगर इनके सर्वर पे कभी भी अटैक हुआ तो हमारा डेटा लीक हो जाएगा, हमारा कार्ड का डेटा लीक हो जाएगा। एंड हम सिर्फ फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में नहीं, हम अगर कार्ड हमको यूज़ करने दिया जाए तो हम कहीं पे भी यूज़ करते हैं विदाउट इवन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। कई बार हम नहीं समझते हैं, मतलब आपने देखा होगा आपके वेब पेज में ना ऐसे छोटा सा लॉक बन जाता है जब आप कोई बैंकिंग साइट्स खोलते हो, तो इसको बोलते हैं एसएसएल या 256 बिट एनक्रिप्शन। तो अगर ये एनक्रिप्शन है तो दैट्स फाइन, अगर एनक्रिप्शन नहीं है देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, द हैकर्स कैन टेक अवे योर डेटा, बट हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड दिस, दैट्स द चैलेंज। तो अब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आरबीआई ने बोल दिया अब तो आप सेव नहीं कर सकते। आरबीआई ने हमको नहीं बोला, इन कंपनीज को बोला कि आप कस्टमर के डेटा को सेव नहीं कर सकते, आपको डिलीट कर देना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, टोकनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप ये टोकनाइजेशन आपको पता है। लेट्स नॉट डिस्कस दी थ्योरी, लेट्स डिस्कस द डिसीजन दैट आरबीआई हैज टेकन। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया टोकनाइजेशन से क्या फर्क पड़ा है। सो जनवरी 2022 से ये लागू हो गया है देश में। ठीक है, अब ये टोकनाइजेशन कैसे डिफरेंट है, ये सारा चीज़ आप इस वाले इमेज से पढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा, विच आई होप यू विल डू बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बढ़ते हैं आगे सीबीडीसी लॉन्च पे, 5वां डिसीजन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सबसे पहले आरबीआई ने इसको होलसेल सेगमेंट में लॉन्च किया, वो है 1 नवंबर 2022 को। ठीक है, टोटल 9 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में, एसबीआई, बीओबी, यूबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, येस, आईडीएफसी एंड एचएसबीसी। ठीक है, तो ये था होलसेल सेगमेंट में। अब आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 से रिटेल सेगमेंट में भी उन्होंने लॉन्च कर दिया, और टोटल जो फर्स्ट फेस है 4 सिटी में शुरू हुआ। वो सिटी कौन से हैं, वो सिटी है आपका मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। जैसे जैसे फेस को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे ये सारे अलग अलग सिटीज़ में इनको एक्सपैंड किया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ तो 4 सिटी में है। कौन बैंक्स पार्टिसिपेट किए, एसबीआई, आईसीआईसीआई, येस एंड आईडीएफसी, ये पहले फेज में ये पार्टिसिपेट किए थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। विद दिस वी आर डन। इफ देर इज एनी डाउट प्लीज डू कमेंट्स, बिकॉज मैंने यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ आपको बताया है क्या था वो लैंडमार्क डिसीजन आरबीआई का 2022 में, जिसके हेल्प से आरबीआई देश की इकोनॉमी को बचाए रखा है एंड आगे भी बचाता रहेगा। सो फ्रेंड्स, विद दिस thank you and all the best. So always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.